डिस्चार्ज तक बात किए थे कल, कि कब अभियुक्त को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, यानी 227, ठीक है ना, पूर्व की सीआरपीसी की धारा 227 और आपकी 260। और आपसे कहा था कि पूर्व की स्थिति और अब की स्थिति में फर्क, अंतर जो आ गया, वो अंतर सिर्फ इतना आया कि पूर्व में डिस्चार्ज मूव करने के लिए कोई टाइम लिमिटेशन प्रोवाइड नहीं थी, और अब टाइम लिमिटेशन फिक्स कर दिया गया। कितना दिन? 60 दिन। कहता है कि अभियुक्त धारा 232 के अधीन वाद की सुपुर्दगी की तारीख से 60 दिन की अवधि के भीतर उन्मोचन के लिए आवेदन कर सकेगा। यह उसका अधिकार है, और यह अधिकार किस सूरत का है? उसी सूरत का है जिस सूरत का आपके द्वारा अधिकार को समझा जाता है। यानी चाहो तो इसे प्रयोग में लाओ और चाहो तो इसे प्रयोग में मत लाओ। आपको मूव करनी है तो 60 दिन इसके भीतर, और अगर आप मूव करते हो तो जो कार्यवाही आपके प्रार्थना पत्र पर की जाएगी वो कहां लिखी है? 250 सबसेक्शन 2 कहता है यदि मामले के अभिलेख, यानी जो रिकॉर्ड कोर्ट के समक्ष रखा हुआ है, किसके साथ? पुलिस रिपोर्ट के साथ, ठीक है, यदि मामले के अभिलेख और उसके साथ दी गई दस्तावेजों पर विचार कर लेने, यानी रिकॉर्ड को परसू किया जाएगा न्यायाधीश महोदय के द्वारा, और इस निमित्त अभियुक्त और अभियोजन के निवेदन की सुनवाई कर लेने के पश्चात, इसका मतलब दोनों को सुना भी जाएगा। और हमने कल भी चर्चा की थी कि यह पहला मौका है जब अभियोजन ने जो कुछ विवेचना में संकलित किया उसके प्रति अभियुक्त को अपना विचार न्यायालय के समक्ष प्रतिवेदित करने का अवसर यह प्राप्त हो रहा है। इससे पूर्व जितनी बार इस संकलित सामग्री के आधार पर निर्णय किए गए वो सब अभियुक्त की सहभागिता इसके बिना, भले ही अभियुक्त की उपस्थिति रही हो लेकिन उसकी सहभागिता नहीं हुई ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, और जब तक अपराध का संज्ञान हुआ तब तक तो अभियुक्त की मौजूदगी यह भी नहीं थी। और जब उसे विचारण के लिए आहूत कर दिया गया मजिस्ट्रेट के द्वारा 204 या 227 इसकी प्रक्रिया से, तो उसकी उपस्थिति जरूर रही है लेकिन सहभागिता तब भी नहीं रही है। और अब विचारण प्रारंभ होना है, तो विचारण प्रारंभ करने से पूर्व उसका पक्ष यह सुनना ठीक होगा, क्योंकि विचारण, हमने कल भी कहा और हम हमेशा कहते आ रहे हैं कि विचारण सामान्य और साधारण प्रक्रिया बिल्कुल नहीं है। अगर व्यक्ति को विचारण के अधीन किया जाएगा तो उसके ऊपर स्टिग्मा ये लगता है। हमने हमेशा अरविंद केजरीवाल को इसीलिए धूर्त कहा, और तब से कहा जब वो ईमानदारी की प्रतिमूर्ति बने घूम रहे थे। और हमने बार बार, अभी हम चर्चा कर रहे थे कि दुनिया शीशे जैसी है, इसमें अगर आपको बेईमानी दिख रही है तो आप में बेईमानी अभी है, क्योंकि आप इसमें वही देखेंगे जो आपके अंदर है। जब तक आपके अंदर वो चीज मौजूद नहीं है आपको वो चीज दिख ही नहीं सकती। आप सड़क पर निकलेंगे, अगर आप भूखे हैं तो आपको होटल दिखेंगे, अगर आपका पेट भरा है तो सड़क पर मौजूद अन्य सुंदर वस्तुएं आपको दिख सकती हैं। आप खुद जैसे हैं दुनिया ठीक वैसी नजर आएगी। क्यों? दुनिया किसने बनाई? भगवान ने। तो जो विशेषताएं भगवान की हैं वही विशेषताएं दुनिया में मिलेंगी। इसीलिए ये सृष्टा और सृष्टि, ठीक है, दोनों एक ही हैं, ये अलग अलग नहीं है। जैसे भगवान को आप जिस तरह देखोगे उसी तरह दिखाई देंगे, ऐसे सृष्टि को यानी दुनिया को आप जिस तरह देखोगे ये उसी तरह दिखाई देगी। और हमने अभी भी कहा कि आप उन लोगों को एनालाइज करें जो बहुत भाषण देते आपको मिले, तो डेफिनेटली आप उन्हीं को सबसे ज्यादा बेईमान पाएंगे, क्योंकि
अगर आपके अंदर ईमानदारी, इस पर भाषण देने की इच्छा, यह भी शेष बची है। अगर आप खुद को ईमानदार कहना या कहलवाना या अनुभव करना यह भी पसंद कर रहे हो, तो अभी बेईमानी आप में शेष है, क्योंकि ईमानदारी व्यक्ति का स्वाभाविक गुण है। अगर वो ईमानदार नहीं है तो वो गलत आदमी है, लेकिन अगर वो ईमानदार है तो वो ठीक आदमी नहीं है, वो आदमी है। और अगर कोई ये कह रहा है कि अमुक व्यक्ति बेईमान है, इसके मतलब ये हुए कि अभी उसमें यह भावना शेष है कि वो कुछ ज्यादा कर रहा है। ईमानदार होकर वो ये नहीं मान रहा कि हम सिर्फ उतना ही कर रहे हैं जितना हमें करना चाहिए। इसका मतलब ईमानदारी अभी उसके स्वभाव का गुण नहीं बनी है। अगर ईमानदारी उसके स्वभाव का गुण हो गई होती, तो जैसे आप ये नहीं बताते हो रोज कि हम सांस लेते हैं, हम खाना खाते हैं, वैसे आप ये भी ना बता रहे होते कि हम ईमानदारी का आचरण कर रहे हैं। फिर ईमानदार हैं हम, ये ठीक वैसे ही है जैसे हम सांस लेते हैं। इसका मतलब आपको अभी ये लग रहा है कि हम कुछ विशिष्ट काम या विशिष्ट ढंग से जी रहे हैं। इसका मतलब ईमानदारी अभी आपके स्वभाव का गुण नहीं बनी है। अभी ईमानदारी आरोपित है और आपसे अलग है। ईमानदारी और आपके बीच अभी आप हैं। अगर ईमानदारी और आपके बीच कोई न बचा होता है तो आपको बेईमानी दिखती भी नहीं, ना आप बेईमानी पर सोचते, कोई बात ही नहीं बची, बात ही खत्म हो गई, आप सारी चीजों के प्रति उदासीन हो जाते। तो ये जो केजरीवाल जैसे लोग हैं, ये एफआईआर अगर किसी के खिलाफ हुई तो उसे भी उस समय बेईमान बता रहे थे। तो अगर किसी को विचारण के अधीन कर दिया जाएगा, ठीक है, तो केजरीवाल जैसे लोग उसका जीना मुश्किल कर देंगे। विचारण के बाद क्या होगा, हो सकता है वो दोष मुक्त हो जाए, लेकिन केजरीवाल जैसे लोग एफआईआर लिखते ही उसका जीना हराम कर रहे थे और उसे बेईमान घोषित कर रहे थे। तो विचारण एक कठोर प्रक्रिया है, इसके अधीन व्यक्ति को यूं ही नहीं किया जा सकता। और पहला मौका है जब अभियुक्त न्यायालय के समक्ष है और न्यायालय के समक्ष अपना प्रतिवेदन रखने को तैयार है, तो कहता है कि मामले के अभिलेख और उसके साथ दी गई दस्तावेजें, इन पर विचार कर लेने और इसमें अभियुक्त और अभियोजन के निवेदन की सुनवाई कर लेने के पश्चात न्यायाधीश यह समझता है कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, तो वह अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा और ऐसा करने के अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा। तो अगर न्यायाधीश यह मानता है कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, इसका मतलब यह निकला कि जज सिर्फ प्रोसिक्यूशन का माउथ पीस बनकर नहीं बैठेगा। अगर आपको ताकत दी गई है तो आप उस ताकत का इस्तेमाल करिए। यू मस्ट अप्लाई योर जुडिशियल माइंड। आप बोथ पार्टीज को सुनिए, मामले के अभिलेख पर विचार करिए और फिर एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में सोचिए, क्या अभियुक्त के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए आधार है? आधार है या नहीं, यह किन स्थितियों में और किस प्रकार तय किया जाए, इसे निश्चित कर पाना संभव नहीं है। और इसलिए यहां पर सिर्फ इतना ही लिखा गया कि यदि न्यायाधीश की राय में कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं होगा तो वो अभियुक्त को उन्मोचित करेगा। कोई गाइडलाइन नहीं दी गई कि जब ऐसा ऐसा हो तो आप ये मान लें कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए आधार नहीं है, और जब ऐसा ऐसा न हो तो आप माने कि कार्यवाही करने के लिए आधार है। ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया। और ये मानवीय बुद्धि है। अगर मिस्टर ए आपसे कहकर गए कि हम अमुक जगह जा रहे हैं
और उनके पास 50,000 रुपए हैं। मिस्टर ए की हत्या हो गई, 50,000 रुपए वहीं बरामद हुए। तो एक सीधी सी बात है, शक आप पर जाना बिल्कुल स्वाभाविक है, ठीक है ना। क्यों? आप ही को तो पता था कि मिस्टर ए इधर जाने वाले हैं। अगर लुटेरों ने मारा है तो फिर 50,000 रुपए क्यों नहीं लूट ले गए? भाई अगर किसी ने मारा है तो हां ठीक है, एक संभावना यह भी है कि मिस्टर ए का किसी से झगड़ा हो गया हो और एट द स्पर ऑफ मूवमेंट जिससे झगड़ा हुआ उसने मार दिया हो, लेकिन फिर भी आपके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है, ठीक है ना। इस सिचुएशन में विचारण के लिए आधार है। विचारण के बाद क्या होगा, दोष सिद्धि और दोष मुक्ति, वो एक अलग बात हुई। दोष सिद्धि या दोष मुक्ति अलग बात हुई, लेकिन यहां विचारण के लिए आधार है, इतना तो माना जाएगा। और यहां तो हम विचारण की शुरुआत कर रहे हैं। तो अगर प्रोसिक्यूशन इतना ले आया है कि विचारण के लिए न्यायाधीश की राय में पर्याप्त आधार है, तो उसे विचारण करना चाहिए, अभियुक्त को उन्मोचित नहीं करना चाहिए। क्यों? न्यायाधीश से अपेक्षित क्या है? न्यायाधीश से अपेक्षित है दोनों पक्षों का सम्यक ध्यान रखे। अगर उसने विचारण के लिए पर्याप्त आधार होते हुए भी उन्मोचित कर दिया तो जिसने एफआईआर लिखाई थी उसके साथ अन्याय हो रहा है। और यदि विचारण के लिए पर्याप्त आधार न होते हुए भी उसने विचारण कर लिया तो अभियुक्त के साथ बुरा हो रहा है। इसीलिए वो स्थान भगवान का स्थान माना है। आप किसी और न झुके। और जो वकीलों के कपड़े काले रखे गए या जजों के कपड़े काले रखे गए, उसके पीछे मान्यता भी यही है कि काला रंग वो है जिस पर किसी का रंग नहीं चढ़ता। तो न प्रोसिक्यूशन का रंग चढ़े और न डिफेंस का रंग चढ़े, किसी का रंग ना चढ़े, ठीक है। बाकी सब रंगों पर सब रंग चढ़ जाते हैं, काले पर कोई रंग नहीं चढ़ेगा। इसीलिए प्रतीकात्मक सिंबॉलिक ढंग से उनके रंग काले रखे गए हैं, उनका कपड़ा काला है। और इसीलिए वो कहते हैं कि हमारे कपड़े काले जरूर हैं लेकिन हमारी आत्मा उजली है, ठीक है। तो जज साहब दोनों पक्षों, ना इसके साथ ना इसके साथ, कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं। एक तराजू उनके हाथ में पकड़ा दिया गया कि कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं, और वो पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में आप देखेंगे। जो अभिलेख आपके समक्ष रखा है, जो आपने बोथ पार्टीज को सुना, उसकी लाइट में तय करिए कि कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है या कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। तो विचारित आगे होगा, आरोप की विरचना होगी, और नहीं है तो उन्मोचित होगा। और आरोप की विरचना अगर हो गई तब तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने उन्मोचित कर दिया तो इनिशियल स्टेज पर आपने उन्मोचित कर दिया। आपके निर्णय की समीक्षा यह होनी ही चाहिए, क्योंकि ठीक है, हमने कई बार आपसे कहा कि न्यायालय के बारे में यह माना जाएगा कि वो गलत नहीं करता, लेकिन गलती हो तो सकती है। हम करेंगे नहीं गलत, लेकिन हमसे गलत हो तो सकता है। करना और होना दोनों अलग अलग बातें हैं। जो कुछ हो जाएगा उसके लिए व्यक्ति उत्तरदायी नहीं है, जो कुछ वो करेगा उसके लिए उत्तरदायी है। इसलिए दुर्घटनाएं, इनके लिए कोई उत्तरदायी नहीं है, जबकि दुर्घटनाओं के मूल में भी कृत्य है। लेकिन स्वैच्छिक कृत्य के लिए आप उत्तरदायी हैं, ठीक है, दीवानी विधि में भी और आपराधिक विधि में भी। तो ठीक है, गलती हो तो सकती है, और अगर गलती हुई तो फिर उसकी समीक्षा ये होनी चाहिए। और समीक्षा सुविधा पूर्वक कैसे हो? जब आप कारणों को लेखबद्ध करेंगे तो सुविधा होगी समीक्षा में। इसलिए यहां पर कारणों को लेखबद्ध करने की अपेक्षा हुई है, और जो कारणों को लेखबद्ध, इसका मतलब रीजन डिसीजन होगा। और ये नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल का इनकॉर्पोरेशन इन प्रोसीजर लॉ भी है।
उसके बाद अगर उन्मोचित कर दिया आपने, बात खत्म हो गई। नहीं किया यानी आपने कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार पाया है, देन 228 या 251 कहता आरोप विरचित करना। जब आपने डिस्चार्ज नहीं किया तो फिर सीधी सी बात है, आप फ्रेमिंग ऑफ चार्ज करेंगे। देखिए, डिस्चार्ज कब होगा? जब अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। आपने पाया पर्याप्त आधार है, लेकिन किन धाराओं में पर्याप्त आधार है? कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार का होना और कार्यवाही किन शीर्षकों के अंतर्गत की जाए, इसका निर्णय होना, यह भी दो अलग अलग बातें हैं। ठीक है, डिस्चार्ज नहीं हुए, लेकिन आप चार्ज किसमें बनाएंगे? बनाइए। एक बार ऐसे ही हम डिफेंस साइड से हमने डिस्चार्ज मूव की, हमारी खारिज कर दी, और वाकई उसमें डिस्चार्ज अलाउ होनी चाहिए थी। हमने कहा ठीक है कर दो, हमने कहा फ्रेमिंग आप चार्ज करिए। अब जब चार्ज फ्रेम करने बैठे साहब बढ़िया थे, अब हुआ क्या? वहां होता ही यही है, उन्होंने कहा ले खारिज कर दो। ठीक है, तो स्टेन हो गया, उन्होंने फट खारिज कर दी। ठीक है, उन्होंने दस्तखत बनाए। अब जब फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हुई, अब मटेरियल ही नहीं है, बनाओ चार्ज। काहे बनाओगे? ठीक है, जब अब ठीक आप कहते हो कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार किस धारा में है बताओ, और जिस धारा में आप बताओगे हम चार्ज फ्रेम करेंगे, उस धारा के आवश्यक संघटकों को संतुष्ट करने लायक साक्ष्य विवेचना में संकलित, साक्ष्य तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ठीक है प्रस्थापित साक्ष्य कुछ संकलित तो हुआ हो। अगर अभिलेख पर कुछ है ही नहीं तो बना काहे हम लोगे? अंततः जब चार्ज नहीं बना, यानी उन्होंने चार्ज बनाया, वो बना तो देंगे ही, रिवीजन किया, क्वेश हो गया, और क्वेश होके फिर मामला नीचे पहुंचा और अंततः वो डिस्चार्ज ही हो गया। तो इसलिए 227, 228 या 250, 251 ये इंटर रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड, इनके बीच एक आंतरिक संबंध है। और वो आंतरिक संबंध क्या है कि 250 ये कहता है कि अगर कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं, उन्मोचित कर देंगे आप। आपने कहा कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है, अब आपको यह बताना पड़ेगा किन सेक्शंस में कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है, क्योंकि आप आरोप की विरचना तो 211 के मुताबिक करेंगे। ठीक है, किसमें करेंगे? और 211 क्या कहता है? आरोप में, ठीक है, अपराधों को परिभाषित करने वाली विधि जिस नाम से अपराध को परिभाषित करती है, आप उस नाम का उल्लेख करेंगे, आप उस धारा का उल्लेख करेंगे जिस धारा के अंतर्गत उस आपराधिक विधि का, और उस धारा का उल्लेख करेंगे। अगर उससे काम नहीं बनना तो परिभाषा देंगे, अपराध करने के ढंग का वर्णन करेंगे, अगर इस सबसे काम नहीं बनना। ठीक है ना? 211, 212, 213 इसी के मुताबिक तो चार्ज बनाएंगे। तो आप विधि की धारा बताइए किसमें बनना चार्ज। ठीक है, तो अगर बता पाएंगे तभी तो ऐसा होगा, नहीं तो कैसे होगा? ठीक है, तो कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार आपने पा लिया। अब जिन सेक्शंस में आरोप की विरचना होनी होगी वो कहां होगी? 251 1A। अब जब 250 की बात हो रही थी उस समय सिर्फ हम इतना ही देख रहे थे कि कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं। उस समय हम इस पर विचार नहीं कर रहे थे कि कार्रवाई करने के लिए जो आधार हम मान रहे हैं वो किस सेक्शन में मान रहे हैं। और जब सेक्शन पर हम विचार नहीं कर रहे थे तो हम ये भी विचार नहीं कर रहे थे कि मामला ट्रायल बाई मजिस्ट्रेट कोर्ट है या ट्रायल बाई कोर्ट ऑफ सेशन है। जब हम सेक्शन पर विचार ही नहीं कर रहे थे उस वहां पर तो हम सिर्फ इतना सोच रहे थे कि कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार है या कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। अब हमने पा लिया कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार है, तो हम सोचेंगे कि किन सेक्शंस में बनाए चार्ज। और अब हम जब चार्ज बनाने बैठे, अब हमें पता यह लगा कि मामला ट्रायल बाई कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट है। ठीक है ना? क्योंकि मजिस्ट्रेट कमिट करते समय गलती नहीं करेगा, ये तो कोई बात ही नहीं है।
गलती उससे भी हो सकती है। और अब जब सेशन कोर्ट मामला आ गया तो सेशन कोर्ट मजिस्ट्रेट से बाउंड तो है नहीं, और नव विचारण की प्रक्रिया कोई मैकेनिकल प्रोसेस है। मैकेनिकल प्रोसेस किसे कहते हैं कि देखिए, दो प्रकार की क्रियाएं जगत में चलती हैं। एक क्रिया वो होती है जिसमें कार्य कारण संबंध होता है। आपने काम कर दिया, ठीक है ना, कार्य कारण संबंध, कारण आपने उपस्थित कर दिया, काम अपने आप हो जाएगा। कार्य कारण संबंध के जगत में दो प्रकार की क्रियाएं हैं। एक क्रिया वो है जो कार्य कारण संबंध के आधार पर होती है। कार्य कारण संबंध के आधार पर होने वाली क्रियाओं का अर्थ होता है आपने कारण उपस्थित किया, काम अपने आप हो जाएगा। आपने पत्थर को ऊपर से छोड़ा, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण को कारण के रूप में आपने मौजूद कर दिया, क्योंकि जब बिना सहारा पत्थर आपने ऊपर से छोड़ दिया है तो कारण आपने उपस्थित कर दिया, क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है। और उसने, पत्थर ने अपनी नियति को प्राप्त कर लिया, वो नीचे आ गया। ये कार्य कारण संबंध है। आपने कारण उपस्थित किया, काम ऑटोमेटिकली हो गया। आपने पानी के नीचे आग जलाया, उसको 100 सेंटीग्रेड पे लाए, उसने खौलना शुरू कर दिया, भाप बन गई। ठीक है, आपने कारण उपस्थित किया, काम हो गया। दूसरा, आपने कुछ नहीं किया और काम हो गया। ठीक है, जब काम इस प्रकार होता है तो इसी को कृपा कहा जाता है, इसी को कृपा कहते हैं। ठीक है, जैसे आप कहते हैं कि हमने ये किया, हमने व्रत रखे, हमने उपवास किए, हमने ये किया, हमने वो किया, तो भगवान को हमें मिलना ही चाहिए। ठीक है, हमने प्रयास किए तो ईश्वर को उपलब्ध हो ही जाना चाहिए। ठीक है, तो आपका मन शिकायतों से भरता है, क्योंकि ठीक है, और जो आपके प्रयास से उपलब्ध हो जाए वो कम से कम ईश्वर नहीं हो सकता। तुम्हारी औकात क्या है, तुम कितना प्रयास कर लोगे, ये बताओ भाई। जो तुम्हारे प्रयास से उपलब्ध हो जाए, ठीक है, वो ईश्वर होगा। वो पता नहीं क्या होगा, फिलहाल ईश्वर तो नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारे प्रयास कितने बड़े होंगे और कितने समर्पित होंगे, जरा खुद ही अंदाज कर लो। और जब ईश्वर असीम है, ठीक है, जब ईश्वर की शक्ति अपरंपार है, तो कम से कम मेरे प्रयास में नहीं है कि हम उसे उपलब्ध हो जाए। ठीक है, मेरे प्रयासों से वो उपलब्ध हो जाए, ये संभव नहीं है। इसीलिए जो आपको वैसे लोग मिलेंगे जिन्होंने वाकई ईश्वर को पाया है, वो ये कहते हैं भैया हमने कुछ नहीं किया, वो तो उसकी कृपा है, हमें मिल गया। वो जो कुछ पाते हैं वो कृपा से हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, ये मानते हैं। तो दो प्रकार की क्रियाएं समाज में हैं, एक कार्य कारण संबंध, ठीक है, आप कारण उपस्थित करो, काम अपने आप होगा, और दूसरा जादुई यानी कृपा, ये बरसती है, या जिसे आप जादू कहते हो, या फिर जिसे आप संयोग या दुर्घटना कहते हो, वो होता है, उसमें कार्य कारण संबंध नहीं होता। ठीक है ना, तो यहां जज महोदय, ठीक है, मैकेनिकल ढंग से काम नहीं कर सकते, और कार्य कारण संबंध ये मैकेनिकल प्रक्रिया को जन्म देता है। मशीन में क्या होता है, मैकेनिकल प्रक्रिया, यानी आपने ये किया, बाकी काम खुद ब खुद हो जाएगा। तो ये नहीं हो सकता कि मजिस्ट्रेट महोदय ने कमिट कर दिया और ये उठाकर चार्ज बना ही देंगे, ये नहीं होगा। मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, प्रोसेस जुडिशियल है। ठीक है, जुडिशियल प्रोसेस का मतलब यह हुआ कि ठीक है, उन्होंने कमिट कर दिया, इसका मतलब यह थोड़ी होगा कि तुम उठा के आरोप की विरचना भी कर दोगे। भगवान ने तुम्हें भी बुद्धि और विवेक दिया, तुम भी तो एक बार देखो कि वॉट एवर दे हैव डन, ठीक है, वो ठीक भी है या ठीक नहीं है। और अगर आप रिव्यू करते हो मामले को, और आप, यू आर मोस्ट सीनियर, यू आर मोस्ट
ठीक है, आप मजिस्ट्रेट से मच बेटर पोजीशन में है, तो कम से कम खुद भी तो आंखें खोल के देखो। तो इसलिए प्रक्रिया अपेक्षित क्या करती है कि यहां पर सेशन जज आप देखेंगे, मामले को खुद देखेंगे, लिखा नहीं है, लेकिन जो कुछ लिखा है उसका मतलब यही निकलेगा। क्योंकि क्या लिखा है देखें, कहता है कि यदि पूर्वोक्त रूप से विचार और सुनवाई के पश्चात न्यायाधीश की यह राय है कि ऐसी उपधारणा करने का आधार है कि अभियुक्त ने ऐसा अपराध किया है जो अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है, तो न्यायाधीश महोदय की राय, इसका मतलब ये हुआ ना, उपरोक्त रूप से उन्होंने विचार किया और उन्होंने ये पाया कि उन्मोचित करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। उसके बाद उन्होंने विचार किया और उन्होंने ये देखा कि नो डाउट कमिट तो कर दिया इन्होंने, क्योंकि ऐसी उपधारणा करने का आधार है कि उन्होंने, यानी संबंधित अभियुक्त ने ऐसा अपराध किया जो मेरे द्वारा विचारण के योग्य हो सकता है। क्योंकि अगर ऐसी उपधारणा करने का आधार न होता तो पूर्व में ही उन्मोचित हो गया होता और फिर स्थिति यह मानी जाती कि कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि 250 251 इंटर रिलेटेड है, वहां उन्मोचित नहीं होगा तो यहां उपधारणा करने का आधार ऑटोमेटिकली पैदा हो ही जाएगा। क्योंकि अगर यहां उपधारणा करने का आधार ना हो तो वहां उन्मोचित हो जाएगा, वहां उन्मोचित नहीं हुआ, इसका मतलब ये यहां उपधारणा करने का आधार है। और उपधारणा कहा है, यह नहीं कहा कि जब ऐसा लगने लगे या जब अभियुक्त को दोष सिद्ध कर देने लायक साक्ष्य मौजूद हो, यह नहीं कहा, उपधारणा करने का आधार है। यानी एक रीजनेबल आदमी सोचे, इस उपधारणा शब्द को परिभाषित किया है कि अगर संपूर्ण अभिलेख पर विचार किया जाए तो गंभीर संदेह पैदा होता है कि इन्होंने अपराध किया हो सकता है। गंभीर संदेह आपको ही बता कर गया था, 50,000 रुपए आपके पास, उसके पास थे, जिस स्थान पर जा रहा था आप ही को जानकारी थी, जिस रास्ते जा रहा था आप ही को जानकारी थी, 50,000 रुपए उसी के शव के पास मिले। इसका मतलब लुटेरों नहीं मारा है उसे। अब यह भी हो सकता है कि झगड़ा हो गया हो, लेकिन एक गंभीर संदेह करने का आधार पैदा हो रहा है आप पे, विचारण होगा आपका, उन्मोचित नहीं होंगे आप, क्योंकि ऐसी उपधारणा करने का आधार पैदा हो गया है। ठीक है ना। तो यहां पर अगर सेशन कोर्ट द्वारा विचारणी तब तो कोई बात ही नहीं, आरोप की विरचना कर देंगे। लेकिन अगर वो ये पाते हैं कि अनन्यता सेशन न्यायालय द्वारा विचारणी नहीं है, ये उन्होंने देखा, तो फिर वो क्या प्रक्रिया अपनाएंगे, तो वह अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित कर सकता है और आदेश द्वारा मामले को विचारण के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अंतरित कर सकता है, या कोई अन्य प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसी तारीख को जो वह ठीक समझे अभियुक्त को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने का निर्देश दे सकेगा। और तब ऐसा मजिस्ट्रेट उस अपराध का विचारण पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारंट मामले की प्रक्रिया के अनुसार करेगा। सेशन में प्रक्रिया एक ही थी, मामला चाहे पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित हो और चाहे पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित हो। ठीक है, मजिस्ट्रेट विचारण जब हम लोग देखेंगे तो वहां प्रक्रियाएं दो हो जाएंगी, पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित और पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित। और जो पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित मामले होंगे मजिस्ट्रेट के न्यायालय में विचारण योग्य, उनमें अभियुक्त के हाजिर रहने के पश्चात आरोप की विरचना के लिए जिस साक्ष्य की जरूरत होगी वो अभियुक्त के हाजिर होने के बाद अभियुक्त की उपस्थिति में अंतर्गत धारा 244 सीआरपीसी पहले का सेक्शन कोड किया है हमने, उसमें लिया जाएगा। और इसीलिए हम लोगों ने देखा था जहां नकलें देने का प्रोविजन था 207 208, वहां पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारंट मामलों के लिए सेक्शन 207 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा विचारण नहीं है, जो वारंट मामले थे उसमें और सेशन मामलों में, दोनों में अभियुक्त को प्रतियां दिए जाने के लिए व्यवस्था की गई थी। किंतु परिवाद के मामले, यानी पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित
वारंट मामले जो कि सेशन कोर्ट में भी विचारित होंगे और जो मजिस्ट्रेट के यहां भी विचारित होंगे, तो पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित जो वारंट मामले थे, यदि वो सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय थे तो वहां 208 में कापीज दिलवाई गई थी, लेकिन पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा विचारणीय वारंट मामलों में 208 में कोई प्रति अभियुक्त को नहीं दिलवाई गई थी। उसका कारण ही यह था कि अगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय में वारंट मामले का विचारण हो रहा है और वो वारंट मामला पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित है, तो जो भी साक्ष्य आरोप की विरचना के लिए लिया जाएगा वो तो अभियुक्त की उपस्थिति में ही लिया जाएगा, तो उसकी प्रति देने का कोई सवाल है ही नहीं, ना उसे देना चाहिए। लेकिन सेशन कोर्ट द्वारा विचारणीय मामला था तो प्रतियां मिल रही थी, चाहे पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित हो और चाहे पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित हो। ये स्थिति हम लोगों ने देखी थी। खैर, जब वो आएगा फिर से एक बार उसे रिवाइज करेंगे। यहां पर मोटा मोटा इतना समझ लेंगे कि अगर सेशन कोर्ट ने यह पाया कि मामला उसके न्यायालय द्वारा विचारणीय ही नहीं है, तो वो क्या करेगा? अभियुक्त के विरुद्ध आरोप की विरचना कर सकता है। हो सकता है आरोप की विरचना कर दे और मामले को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास या अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास वापस कर दे और साथ ही अभियुक्त को निर्देश दे कि वो निश्चित किए गए दिनांक पर संबंधित मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होगा। और जब मामला प्रतिप्रेषित होकर जाएगा तो वो पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित है, पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित है, ये बात ही खत्म। ठीक है, चाहे वो पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित हो और चाहे पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित हो, एक बार अगर सेशन कोर्ट को कमिट कर दिया गया तो जब सेशन कोर्ट अगर उसे मजिस्ट्रेट को वापस कर रहा है तो फिर उस मामले का विचारण कैसे होगा? पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया के अनुसार ही होगा, उसके सिवाय नहीं होगा, भले ही वो मामला शुरुआत में पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित हो। ठीक है, यानी फ्रेमिंग ऑफ चार्ज करके वापस कर सकते हैं। और अगर का खंड में कार्यवाही नहीं करते तो खा खंड की कार्यवाही कहता है अनन्यतः उस न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो वह अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पर सुनवाई की पहली तारीख से 60 दिवस की अवधि के भीतर आरोप लिखित रूप में विरचित करेगा। ठीक है, ऊपर क्या कहा? कर सकता है, यह नहीं कहा कि करेगा ही। अगर करेगा तो आरोप की विरचना करके और रिमांड कर देगा। ठीक है, और अगर कर सकता है, नहीं करता, ठीक है, तो उसे कोई जरूरत नहीं है कि वो मामले को मजिस्ट्रेट के समक्ष विचारण के लिए वापस भेजे, वो स्वयं विचारण कर ले तो भी हो सकता है, क्योंकि काखंड तो सिर्फ इतना ही करा, कर सकता है। इसका मतलब भले ही वो मामला मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा विचारणीय, फिर भी वो स्वयं विचारण उसका कर सकता है, क्योंकि सीनियर आदमी ने विचारण कर लिया तो कोई गड़बड़ की बात नहीं है, जूनियर को नहीं करना चाहिए। और अगर अनन्यता सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय तो खाखंड में बात आई जाएगी। अनन्यता सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय तो वह अभियुक्त के विरुद्ध आरोप, इस पर प्रथम सुनवाई आरोप पर सुनवाई की पहली तारीख से, आरोप पर सुनवाई की पहली तारीख से 60 दिवस की अवधि के भीतर, यानी आरोप पर पहले सुनवाई होगी ना, वही 250 का प्रोसेस चलेगा ना, आरोप पर सुनवाई तो वहां से शुरू हो गई ना, तो 250 का प्रोसेस जिस दिन शुरू होगा उससे 60 दिवस की अवधि के भीतर आरोप की विरचना कंप्लीट हो जानी चाहिए। यह भी समय सीमा संशोधन से लाई गई है। ठीक है, तो आपका काखंड और खाखंड। अब जब आरोप की विरचना हो गई, ठीक है, आरोप की विरचना हो गई तो सबसेक्शन 2 ये आएगा, क्या कहता है? जहां न्यायाधीश उपधारा 1 के खंड खा के अधीन कोई आरोप विरचित करता है, वह आरोप या तो शारीरिक रूप से
यह श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपस्थित अभियुक्त को पढ़कर सुनाया और समझाया जाएगा। ये श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधन ये नए आ गए। पहले यही था कि आरोप की रचना, इसके लिए अभियुक्त को उपस्थित करना ही होगा और इसमें बड़ा विलंब होता था, क्योंकि एक अभियुक्त तमिलनाडु की जेल में बंद है, उसका विचारण शाहजहांपुर में भी होना है। अब आरोप की विरचना के लिए उसे व्यक्तिगत रूप से लाई है। अब व्यक्तिगत रूप से लाना संभव नहीं हो रहा, तो पता यह लग रहा है कि आरोप की विरचना नहीं हो रही, और जब आरोप की विरचना नहीं हो रही तो विचारण आगे नहीं बढ़ रहा, लेट हो रहा है। इसलिए अब यह कर दिया कि श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भी अभियुक्त को उपस्थित करके उसे पढ़कर सुनाया और समझाया जाएगा, और अभियुक्त से यह पूछा जाएगा कि क्या वह उस अपराध का जिसका आरोप लगाया गया है दोषी होने का अभिवचन करता है या विचारण किए जाने का दावा करता है। दोनों बातों में से क्या करता है यह पूछा जाएगा। दोषी होने का अभिवचन करता है या विचारण किए जाने का दावा करता है। अब यहां आपके दिमाग में यह आ सकता है कि काल लिखा है जहां न्यायाधीश उपधारा 1 के खंड खा के अधीन कोई आरोप विरचित करता है, यानी का खंड के अधीन विरचित करता है, क्या पढ़कर नहीं सुनाया जाएगा? तो क्या पढ़कर नहीं सुनाया जाए समझाया जाएगा? क्योंकि का खंड में वो वापस कर सकता है, न किया, और सेशन कोर्ट सीधे संज्ञान नहीं ले सकता, ये सही है। लेकिन कमिटल अगर हो गया तो चाहे मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं हो और चाहे सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं हो, ठीक है। संपूर्ण सीआरपीसी या संपूर्ण वीएनएसएस में जो सेक्शंस दिखाई देते हैं उनके मुताबिक कहीं प्रतिबंध है ही नहीं, फिर तो सेशन कोर्ट विचारण कर ही सकता है। लेकिन यहां पर म्यूट है मसला, लेकिन जहां पर म्यूट होता है वहां यह नहीं है कि कानून की भावना के अनुसार काम नहीं किया जाएगा, और इसी पर केसला होते हैं। केसला हैं कि अगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा विचारणीय मामले का स्वयं विचारण करने का निर्णय न्यायाधीश ने ले लिया तो भी उसे इसी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए कि उसे पढ़कर सुनाए और समझाए, क्योंकि प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? निष्पक्ष विचारण है। जैसे आप लोग देखेंगे जब हम लोग मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा पुलिस रिपोर्ट इस पर संस्थित वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया ये शुरू करेंगे पढ़ना, तो सबसे पहला सेक्शन ये आएगा कि जब भी अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष वारंट मामले के विचारण के लिए ऐसा वारंट मामला जो पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित है उपस्थित किया जाएगा, तो प्रथमतः मजिस्ट्रेट स्वयं को इस बात से संतुष्ट करेगा कि क्या धारा 207 के उपबंधों का अनुपालन हो गया, यानी क्या अभियुक्त को जो कुछ विवेचना में संकलित हुआ था उसकी प्रतियां दे दी गई हैं, इससे संतुष्ट करेगा। हम लोग पूरा सेशन कोर्ट ट्रायल पढ़ रहे हैं, इसमें यह बात नहीं आई। तो क्या सेशन कोर्ट को स्वयं इससे संतुष्ट नहीं करना चाहिए कि 207 या 208 के उपबंधों का अनुपालन हो गया? तो इस पर केस लाएं कहीं नहीं, सेशन कोर्ट को भी इससे स्वयं को संतुष्ट करना चाहिए, भले ही प्रक्रिया में यह उल्लिखित नहीं किया गया, ठीक है, भले ही नहीं किया गया, वहां उल्लिखित है। अभी हम लोग पढ़ेंगे, आगे आएगा कि सबसे पहले स्वयं को इस बात से संतुष्ट करेंगे 207 के उपबंधों का अनुपालन हुआ या नहीं। सेशन ट्रायल में यह बात नहीं लिखी, लेकिन इसके बाद भी सेशन कोर्ट को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो बात प्रतियां अभियुक्त को मिले, यह निष्पक्ष विचारण को सुनिश्चित करने के लिए शामिल की गई बात है, क्योंकि अभियुक्त अपनी प्रतिरक्षा ठीक से कर तो पाए, नहीं तो फायदा क्या विचारण का। तो चीजें अगर नहीं भी लिखी हैं तो अभी स्पिरिट ऑफ द लॉ के मुताबिक निर्णय किए जाएंगे, और यहां भी पढ़कर सुनाना और समझाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, कहता है पढ़कर सुनाया और समझाया जाएगा, खाली ये नहीं कहा पढ़कर सुनाया जाएगा, पढ़कर सुनाया और समझाया जाएगा। जो कुछ कहा गया उसे बिल्कुल ठीक वैसा ही समझना चाहिए। जैसे आप अगर ठीक वही नहीं समझेंगे जो कुछ कहा गया तो फिर बात गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि यहां क्या कहता है? पढ़कर सुनाया और समझाया जाएगा। क्यों? ताकि ये जाना जा सके कि अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करना चाहता है या विचारणा चाहता है। अगर आप उसे समझाएंगे नहीं
तो जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी होती है वो पढ़कर अगर आपको सुना भी दी जाए तो उसका कोई बहुत अर्थ नहीं निकलता है, उसका कोई बहुत मतलब नहीं। जैसे आप ये सोचो कि ये शब्द कहे जाते हैं कि वे अमुक व्यक्ति का प्रशस्ति गायन करते हैं, ठीक है ना, प्रशस्ति गायन करते हैं। जब कोई किसी की बहुत ज्यादा चमचागिरी करता है तो हम लोग शब्द क्या प्रयोग करते हैं, वो उस अमुक व्यक्ति की प्रशस्ति गायन करते हैं। ये भी तो कह सकते हैं वो प्रशस्ति, उनकी प्रशंसा करते हैं। और अगर ये कहा जाए कि प्रशंसा करते हैं, अगर ये कहा जाए और ये कहा जाए कि वे उनका प्रशस्ति गायन करते हैं, तो दोनों शब्दों का अंतर कोई भी साधारण बुद्धि का मनुष्य बड़ी आसानी से अनुभव कर लेता है, ठीक है ना। इसका मतलब कहना और गाना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। तो कहने और गाने में फर्क क्या है, जरा कभी अनुभव करके देखिए। अगर आपसे कोई बात कही जाए या आप किसी से कोई बात कहो तो आप सिर्फ कहते हो, सिर्फ सुनते हो, और किसे जो कहा जाता है उसे सिर्फ उसे ही सुनते हो। और जब आप गाना सुनते हो तो आपका शब्दों से कोई मतलब होता ही नहीं, शब्दों से आने वाले अर्थ, इसकी कोई भूमिका ये बचती ही नहीं। जो गाने का प्रस्तुतिकरण है वो गाने के भाव को आपके मन में पहुंचा देता है और आप आनंदित हो उठते हो। शब्दों के अर्थ कुछ भी हो, आप ये हमें बताओ, तू तक तू तक तू तक तू तिया, इसका क्या मतलब हुआ, हमें ये बता दो, ठीक है। लेकिन साहब लोग झूम उठते हैं जब ये चलता है। इसका कोई अर्थ है, इसका कोई मतलब है, इसका मतलब शब्दों में कोई अर्थ नहीं है, प्रस्तुतिकरण में अर्थ है। लोग झूम उठते हैं, ठीक है। और इसका क्या अर्थ है, शब्दों से आप जो समझाना चाहते हो, आप खूब बढ़िया बढ़िया शब्द उनके सामने कहो, वो उतने प्रसन्न नहीं होंगे, वो उतना नहीं झूमेंगे। आप इसको देख सकते हो, उसमें वो कौन सी पिक्चर है, सन्नी देओल, गदर। आप देखते हो वो भाषण ऐसा चल रहा है, सब ऊंग रहे हैं, और उनने गाना शुरू किया, मैं निकला गड्डी लेके, ठीक है, झूम उठा है। इसका मतलब गाना अलग बात है, ठीक है। और गाने से जिस आनंद को अनुभव कराया जा रहा है वो शब्दों में नहीं है, शब्द में कोई अर्थ नहीं है। मैं निकला गड्डी लेके, ठीक है, इसमें साहब क्या है, हमें बताओ, इसमें कौन सी ऐसी बात है जिससे तुम्हें आनंद आएगा, ठीक है। वो एक मोड़ आया हो, मैं गड़ी, क्या आखिर इसमें क्या है, हमें ये तो समझा दो कि इसमें ये है। इसमें कुछ भी तो आनंददायक नहीं है, लेकिन साहब लोग झूम उठते हैं। इसका मतलब शब्द, उस पर ध्यान देना कई बार जरूरी नहीं होता, कई बार प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। जो कुछ कहा जा रहा है ठीक उस बात को वैसे ही समझना पड़ेगा। तो कहता है कि सुनाया और समझाया जाएगा, क्योंकि सुनने से, ठीक है, आपके अंदर वो भाव पैदा नहीं होते। सुनने से जरूरी नहीं है आपको वही समझ में आए जो हम समझाना चाह रहे हैं। आप गाना सुनते हो तो आपको वो नहीं समझ में आता जो तू तक तूतिया का मतलब होता होगा, हमें तो नहीं मालूम क्या होता है, आपको कुछ और ही समझ में आता है, ठीक है। और जो समझ में आता है उससे आप झूम उठते हो, ठीक है। और अगर आपको वो शब्द समझाए जाए, ठीक है, जिनसे आप झूम उठोगे, तो हो सकता है कई बार न भी झूमो, ठीक है ना। इसको तो समझाना जरूरी है, सुनाने से काम नहीं चलता, ठीक है। और क्यों, इसलिए कि एक महत्वपूर्ण बात हो रही है।
महत्वपूर्ण बात यह कि अभियुक्त से हम चुनाव करवाना चाहते हैं कि वो दोषी होने का विवेचन करना चाहता है या ट्रायल चाहता है, विचारण चाहता है, क्या चाहता है। अब अगर उसकी समझ में नहीं होगा, ठीक है, कई बार होता है आदमी से पूछो तो वो सारे, उससे पूछो तुमने मारा, वो कह देगा हाँ मारा। अब उसे समझाइए, देखो ये कह रहे हैं, अब तुमने कहा मारा, उसने कहा मारा, वो तो थप्पड़ ही मारा था, जो गिरे इनकी नाक चाकू में घुस गई और ये मर गए। ठीक है, तो हुआ तो 323, हुआ तो सिर्फ 323। तुमने पूछा मारा, उसने कहा मारा। अब आपने समझाया नहीं, ठीक है, आपने सिर्फ सुनाया पढ़ के कि तुमने इसे मारा था, उन्होंने कहा मारा, और तुमने उसे 302 में दोष सिद्ध करके रख दिया। अब 302 में अगर वो दोष सिद्ध हो गया और कन्फेशन पर दोष सिद्ध हुआ तो दिक्कत क्या आएगी? अपील होनी मुश्किल हो जाएगी, अपील होनी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, दंड के विस्तार पर होगी फिर अपील, और 302 में तो मिनिमम आजीवन कारावास है, क्या करेंगे भाई? समस्याएं पैदा हो जाएंगी। इसलिए सुनाया और समझाया जाएगा। और विधायिका बेवकूफ नहीं है, विधायिका की एक एक बात बड़ी शान की है। वो कहता सुनाया और समझाया जाएगा, और समझाने के लिए कई बार इंट्रोगेशन जरूरी होता है। इसीलिए आप देखेंगे हमारे साहब भी और इस समय जो बड़े साहब हैं वो भी जब चार्ज फ्रेम करते हैं तो कहते हैं ये ना क्या हुआ था उस दिन बताओ। बताते वो लोग यही हैं, साहब हम तो घर पे ही नहीं थे, ये वो। अब इस जब वो कह रहा है हम घर पे नहीं थे, इसका मतलब वो इनकार कर रहा है। भले ही वो विचारण की मांग हम करते हैं, इन शब्दों में नहीं कह रहा है, लेकिन इनकार कर रहा है। और भले ही वो ये कहे हमने मारा, लेकिन वो ये कह रहा है कि हम घर पे नहीं थे, तो इसका मतलब वो जो कन्फेशन कर रहा है वो स्वैच्छिक नहीं है। इसका मतलब ही स्वैच्छिक नहीं है, क्योंकि वो ये कहता है हम घर पे नहीं थे और फिर कहता हमने मारा। तो जब तुम यार घर पे ही नहीं थे तो मारा कैसे? इसका मतलब किसी दबाव में कह रहा है। ठीक है, अब विचारण होना चाहिए। ठीक है, आप ये नहीं कहेंगे कि साहब इनने तो कहा हमने मारा, तुम इसीलिए कह रहे हैं, समझाइए उसे, समझाइए। वो बहुत पढ़ा लिखा होगा, बड़ा बुद्धिमान होगा, बड़ा बृहस्पति की नानी होगा, कोई आवश्यक नहीं है। इसलिए पढ़ना, उसे समझाना जरूरी है, और फिर उससे पूछना है कि भैया दोषी होने का विवेचन करते हो या विचारण की मांग करते हो? जरूरी नहीं है विचारण की मांग वो उन्हीं शब्दों में करे जिन शब्दों में विचारण की मांग की जानी चाहिए। वो विकसित रूप से कहता है, वो कहता है हमने मारा ही नहीं, तो भी तो विचारण की मांग कर रहा है। और यहां तक न्यायालयों के विचार आए हैं कि ठीक है, अगला सेक्शन कहता है कि दोषी होने के अभिवचन पर दोष सिद्धि। कहता है यदि अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करता है तो न्यायाधीश उस अभिभाग को लेखबद्ध करेगा, उसी अभिभाग को जिससे वो दोषी होने का अभिवचन कर रहा है, उसी अभिभाग को, और उसके आधार पर उसे स्वविवेकानुसार, अपने विवेक के मुताबिक स्वविवेकानुसार दोष सिद्ध कर सकता है। एक एक शब्द महत्व का है। पहली चीज, आप उसके अभिभाग को लेखबद्ध करेंगे, अपनी समझ से उसके अभिभाग को समझकर लेखबद्ध नहीं करेंगे, उसके अभिभाग को लेखबद्ध करेंगे। अगर आपने अपनी समझ से उसे समझकर उसे लेखबद्ध कर दिया तो ये वॉलंटरीली कन्फेशन नहीं है। वो नितांत रूरल एरिया का रहने वाला था, अनपढ़ था, और तुमने जो उसके अभिभाग को लेखबद्ध किया वो शुद्ध खड़ी बोली में किया गया अभिभाग है। भैया उसका कहां है? ये तो तुम्हारा है। ठीक है ना? ये कब कहा गया था कि तुम अपनी समझ से समझकर उसे उसके अभिभाग को लेखबद्ध कर देना? ये कहां लिखा था? वो ठेठ ग्रामीण परिवेश का है, तुमने अंग्रेजी में लेखबद्ध कर रखा है, तो भैया ये उसका कहां है? वो अंग्रेजी बोलना जानता है? उसके अभिभाग को लेखबद्ध करेगा। ठीक है, और फिर स्वविवेकानुसार दोषी होने के अभिभाग पर उसकी दोष सिद्धि कर सकता है। यहां भी आप अपना विवेक लगाएंगे।
यद्यपि उसने अभिभाग में क्लियर स्वीकार कर लिया, कन्फेस कर लिया, फिर भी आप अपनी बुद्धि लगाएंगे और स्वामी विवेकानुसार अगर उचित लगे, समुचित लगे, तो उसकी दोष सिद्धि करिए। ये नहीं खीसे फैलाई तुमने दोष सिद्ध कर दिया, ठीक है ना। कर लिया उसने दोषी होने का भी वचन, फिर भी नहीं, ठीक है। और दोषी होने का भी वचन अगर आपने उसे पढ़कर सिर्फ सुनाया, समझाया नहीं, और उसने कर लिया तो भी नहीं, क्योंकि कानून जो कुछ जैसे होना बताता है, आप उसका ठीक वैसे ही होना सुनिश्चित करेंगे। अगर वो कहता है पढ़कर सुनाएगा और समझाएगा, उसके बाद आप लेखबद्ध करेंगे और फिर पूछेंगे दोषी होने का वचन, और फिर स्वामी विवेकानुसार, तो ये सारे काम होने चाहिए। अगर इनमें से एक भी काम की कमी है, ये भी लग गया स्वामी विवेकानुसार तुमने नहीं किया है, तो भी नहीं, और तो भी नहीं तो उसका अपील का राइट खुल गया। फिर दंड के परिमाण पर नहीं, यानी अपीलेट कोर्ट में ये प्ली ली जा सकती है, ठीक है, कि इन्होंने, क्योंकि महत्वपूर्ण अधिकार उसके चले जाएंगे। और फिर ये भी कहा है न्यायालयों ने कि भाई ये तो प्रोसिक्यूशन था, लोक अभियोजक ने 226 में बताया कि हम इस साक्ष्य से साबित करने की प्रस्तावना करेंगे। वो साक्ष्य तो पहले ही आपके समक्ष आ गया, जिससे उसके दोष को साबित करने की प्रस्तावना है। इसका मतलब साक्ष्य तो है, साक्ष्य तो है। तो अगर उसका कन्फेशन आ भी गया तो गोली मारो कन्फेशन को, साक्ष्य के आधार पर देखो ना मामले को। ऐसा तो है नहीं कि इस स्टेज तक आप अंधा तुक्की में आ गए, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। वो तो 226 में ही या 249 इसी में, बीएनएसएस इसी में आ गया कि साक्ष्य है। भाई लोक अभियोजक ने बताया ना, और नहीं तो तुमने डिस्चार्ज क्यों नहीं किया? तुम फ्रेमिंग अप चार्ज करके कैसे बैठ गए? और अगर सब कुछ है तो फिर यार उसके कन्फेशन पर क्यों जा रहे हो? ये तो एक्सट्रीम कंडीशन कोई हो, अलग बात है कि उस समय साक्ष्य था और सब साक्षी मरी गए जब तक भाई ये भी कोई गारंटी नहीं, सब साक्षी मरी नहीं जाएंगे, मर गए सब, और सब अपराध इतना हीनियस है और कन्फेस भी कर रहे हैं और ये लग भी रहा है कि नहीं पश्चाताप हो रहा, ठीक। और ये स्थिति 1-2 में हो सकती है, इन जनरल तो नहीं होगी। तो कोर्ट कहता है कि यहां पर दोष सिद्धि लिखा जरूर है, लेकिन एक्सेप्शनली इस चीज को अपनाना चाहिए, अदरवाइज ट्रायल ही चलाना चाहिए। तो अब यहां तक मामला आ गया कि दोषी होने के अभिभाग पर दोष सिद्धि। अब उसने दोषी होने का अभिभाग वो कर ही लेगा, कोई जरूरी नहीं है, नहीं किया तो फिर अभियोजन साक्ष्य के लिए तारीख, ये 252, इसकी चर्चा कल करेंगे, बात करेंगे।